अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, ये हमारी सिस्टेमिक डिजीज़ के ऊपर जो है ना वो वीडियोस की जो हम सीरीज़ बना रहे हैं उसकी ये कंटिन्यूशन है। और आज हम बात करेंगे मॉर्फिन सिंड्रोम या मॉर्फिन डिजीज़ जो होती है उसके ऊपर। मॉर्फिन डिजीज़ जो थी ये समझ लें आज से तकरीबन 100 सवा सौ साल समझ लें। उससे पहले जो है ना ये एक समझ लें फ्रेंच पीडियाट्रिशियन थे, बच्चों के स्पेशलिस्ट थे, एंटोइन बर्नार्ड मॉर्फिन उसका नाम था, एंटोइन बर्नार्ड मॉर्फिन। उसने जो है ना पहली दफ़ा इसके ऊपर बात की थी और इसको डिफ़ाइन किया था कि ये एक बीमारी होती है, और वहाँ से इसका नाम जो है ना शुरू हुआ कि ये मॉर्फिन सिंड्रोम है। होता क्या है इसमें, बाई लुक जो है ना वो पेशेंट क्या होते हैं, एक तो वो हाइटेड होते हैं, लंबे होते हैं, उनके बाजू जो है ना वो बहुत बड़े होते हैं उनकी हाइट के हिसाब से। और जो है ना जब वो आप उनको कलाई से ऐसे पकड़ें, ये छोटी फिंगर से और इसके थंब से ऐसे कलाई को पकड़ें, तो नॉर्मली जो नॉर्मल पर्सन होते हैं ना उनका ये बीच में गैप रह जाता है, लेकिन उनमें हम ये ना ये टेस्ट करते हैं तो वो बीच में ये एक दूसरे को टच कर रही होती है। छोटी लिटिल फिंगर और जो थंब है वो कलाई के ऊपर ऐसे एक दूसरे को टच कर रहा होता है, मतलब वो बीच में गैप नहीं होता। तो इसका कुछ क्राइटेरिया भी है, घिंड क्राइटेरिया उसको कहते हैं, वो भी डिफाइन किया गया। तो मतलब बाई लोग क्या होता है कि वो लंबे बंदे होते हैं और उनके बाजू जो है ना वो आर्म स्पैन जो होता है वो बड़ा होता है। ये उसने पहली दफ़ा डिफाइन किया था। कार्डियक में इसकी इन्वॉल्वमेंट्स बहुत कॉमन है और बहुत ख़तरनाक किस्म की इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम इसको देखें कि कार्डियक में सबसे पहले जो इसके अंदर होता है, जो एओर्टा होता है, जो मेन बड़ी शरेयान है, जो दिल से साफ खून लेके बाकी सारे जिस्म को सप्लाई करती है, दिल से डायरेक्ट निकलती है, उसका इशू आता है इसके अंदर। एओर्टिक एन्युरिज्म होता है, मतलब वो बल्ज कर जाता है, फूल जाता है एओर्टा। इसमें मॉर्फिन सिंड्रोम में सबसे कॉमन ये होता है, एओर्टिक रूट डायलेट हो जाती है। और पेशेंट रिस्क पे होता है कि एओर्टिक डायसेक्शन ना हो जाए, मतलब उसमें समझने चीरा आ जाता है एओर्टा के अंदर। तो ये बहुत खतरनाक किस्म की कंडीशन होती है अगर एओर्टिक एन्युरिज्म में एओर्टिक डायसेक्शन हो जाए उसको। इसमें सीवियर किस्म का, शदीद किस्म का चेस्ट पेन होता है मरीज को, और वो टेयरिंग टाइप होता है, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होता है वो। और इसमें जो है ना वो देखा जाता है कि वो जो डायसेक्शन हुई है वो किस पोर्शन पे आई है। अगर तो वो प्रोक्सिमल जहाँ से वो शुरू होता है एओर्टा उस पोर्शन में आई है तो फ़ौरन इसकी सर्जरी की जाती है, ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। और अगर डिस्टल है तो उसको मेडिकली कंजर्वेटिव तरीके से भी मैनेज किया जाता है। इसमें रेट को स्लो करने वाली दवाएं दी जाती हैं और बीपी को कंट्रोल करने वाली दवाइयां जो है मेन फोकस किया जाता है अगर एओर्टिक डायसेक्शन हो। अगर सिर्फ एओर्टिक एनोरिज्म है तो फिर उसके लिए होता है कि अगर उसका साइज के हिसाब से जो है ना उसकी सर्जरी है कि अगर उसका साइज जो है ना वो 55 mm समझने 5.5 सेंटीमीटर उसका साइज है तो फिर सर्जरी रिकमेंडेड है। प्रेगनेंसी में ये 4 तक है, अगर 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर इसका साइज है और पेशेंट जो है ना वो फीमेल कंसीव करना चाहती है तो फिर उसमें भी ये है कि पहले सर्जरी करवाए और उसके बाद जो है ना, क्योंकि अगर इस कंडीशन में उसका एओर्टिक साइज जो है वो 40 या उससे ज़्यादा है और उसने कंसीव कर लिया, प्रेगनेंसी उसने कर ली, तो फिर जो है ना वो रिस्क पे चली जाती है कि डायसेक्शन ना हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा लीथल कंडीशन फिर हो जाती है। तो इसमें इसके साइज के हिसाब से कैटेगरीज बनाई गई हैं और उसमें सर्जरी रिकमेंडेड की गई है अगर एओर्टिक एन्युरिज्म चल रहा हो मॉर्फिन सिंड्रोम के साथ भी। जो दूसरा मसला आता है इसमें वो ये होता है कि इसके अंदर जो माइट्रल वेल्व है, जो जो लेफ्ट साइड के दिल के दो खाने, बड़ा और छोटा, वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में लगा होता है, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स बड़ा कॉमन है। और ये जो है ना ये 60 to 80% केसेस के अंदर माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स होता है और इनके अंदर 25% केसेस के अंदर जो है वो लीक भी हो जाता है, वेल्व माइट्रल रिगर्ज भी हो जाती है उस पेशेंट्स के अंदर ना। तो ये चीज़ भी हमें देखनी होती है प्रोलैप्स के साथ क्या कंडीशन है, ताकि उसको भी करेक्ट किया जाए, उसको भी टाइम के साथ ठीक करवाया जाए। उसके बाद जो इसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो सकती है वो कार्डियोमायोपैथीज हैं, हार्ट फेलर जो है ना वो हो जाता है, पेशेंट का फेलर की तरफ चला जाता है बंदा। और उसके बाद जो है वो अरिथमियाज भी चल सकते हैं, इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया चल सकता है, सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज जो है ना वो चल सकते हैं। और इस तरह के पेशेंट को जो है ना वो कार्डियक इवैल्यूएशन मॉर्फिन सिंड्रोम वाले को फ्रीक्वेंट करवानी चाहिए और अगर इनमें से कोई चीज़ निकलती है तो प्रॉम्प्टली उसकी ट्रीटमेंट बाकायदा से लेनी चाहिए। अच्छा, मॉर्फिन सिंड्रोम के ऊपर जो है ना ये जब ये डिस्कस हुई और उसके ऊपर जब स्टडी हुई तो फिब्रिलिन जीन्स होते हैं कुछ इंसानी जिस्म के अंदर, उनका डिफेक्ट होता है, तो वो FBN1 जीन भी इसको कहते हैं, वो होता है। और ये मोस्टली खानदान के अंदर चलती है मॉर्फिन सिंड्रोम, लेकिन जब इसकी स्टडी की गई तो देखा ये गया कि 25% केसेस जो इसके होते हैं वो डीनोवो भी होते हैं, मतलब
पहले वो ख़ानदान के अंदर कोई हिस्ट्री नहीं मिलती और 25% केस ऐसे होते हैं। मतलब आप समझ लें कि ये पॉपुलेशन में 3000 से 5000 बंदों के अंदर एक मॉर्फिन सिंड्रोम का केस जो है ना इसकी प्रिवेलेंस है। और उनमें जो है जब ये सारे मॉर्फिन सिंड्रोम वाले एग्रीगेट किया जाए और उसमें से 25% जो मॉर्फिन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें पहले फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती। वो समझें कि पहला केस होता है, वहाँ से शुरू होता है। जेनेटिक डिफेक्ट फैमिली हिस्ट्री में ढूंढने को मिलता ही नहीं है। तो इस तरह के मतलब इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसलिए इसका कंसर्न जो है ना वो कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रखना चाहिए और फ्रीक्वेंट जो है ना वो इवेल्युएशन करवानी चाहिए ताकि मॉर्फिन सिंड्रोम वाले बंदे को दिल के जो आर्जे लाक हो सकते हैं उनसे महफूज रखा जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।